नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अपने प्रमुख सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसी सब्जेक्ट का एक प्रमुख टॉपिक जो कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे 1 मिनट। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है और भारतीय विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ है। एक बात जो बहुत प्रचलित शब्द है वह यह है नीति, पॉलिसी। यानी कि नीति, ध्यान से समझिएगा, यानी कि पॉलिसी। पॉलिसी शब्द से आशय आप जान रहे हैं कि किसी चीज का निर्माण से है। आप अपने घर में, अपने परिवार में रहते हैं, उस पूरे परिवार की एक पॉलिसी होती है, एक नीति होती है कि हमें इसके अनुसार अपने आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन करना है, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन करना है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं एक कंट्री की बात करूं, देश, तो आपको पता है कि देश, भारत संविधान से चलने वाला देश है और संविधान कहता है कि हम भारत के लोगों के पास सारी शक्ति है। बात को समझिए, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जब हम भारत के लोगों के पास सारी शक्ति है तो इस शक्ति के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। अब सरकार हमारे लिए विधि का कार्य, विधि बनाने का कार्य करता है, इसका क्रियान्वयन भी गवर्नमेंट ही करता है, ठीक है ना। अब इस विधि में, इस क्रियान्वयन में कुछ अपेक्षाएं हैं लोगों की। अब जैसे कि मान लीजिए हमें लोगों को रोजगार देना है, तो रोजगार देना है तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने की जरूरत है ना। अगर माना जाए किसी देश में आर्थिक संपन्नता है, अब उस देश से हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो उस देश के साथ एक संबंध बनाना है ना। तो वही चीज है फॉरेन पॉलिसी, कि हमें अपने देश के आवश्यकताओं के अनुरूप जो एक विश्व स्तर पर हमारा संबंध है एक दूसरे देशों से, वो कैसा है, उसकी क्या परिप्रेक्ष्य है, इसी सारे बातों का जब हम बहुत ही बहुपक्षीय विचारों पर अध्ययन करते हैं तो उसे हम फॉरेन पॉलिसी के रूप में, यानी कि विदेश नीति के रूप में जानते हैं। अब प्रकरण है कि हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारतीय विदेश नीति। अच्छा, आप पता है कि जो देश निर्माण का एक कालक्रम है, कालक्रम है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ऐसा नहीं कि भारत इससे पहले नहीं था, लेकिन जो भारत की संप्रभुता है
वह संप्रभु शक्ति भारत के पास नहीं था, जो आपको मैंने बताया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार भारत की कोई विदेश नीति तो था पहले भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम भारत में लागू था। तो यहाँ पे फॉरेन फॉरेन पॉलिसी तब भी था, लेकिन वह फॉरेन पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग था। अब वो अपने अनुसार चलाते थे कि हम जैसे, चूंकि भारत, उन्हें एक कच्चे माल के रूप में वस्तु चाहिए, तो यहाँ से वहाँ भेजना, वहाँ से कम पैसे का यहाँ मंगाना, यहाँ से खूब ज़्यादा पैसों का निर्यात करना, सारी वस्तुओं का निर्यात करना। तो इसके माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं? इसके माध्यम से ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि वस्तुतः उस समय की विदेश नीति कुछ और था। तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विदेश नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ऐतिहासिक पॉइंटों के अनुसार। अब देखिए क्या है ऐतिहासिक पॉइंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक पॉइंट क्या है? देखिए, वैश्विक स्तर पर सामान्यतः दुनिया भर में स्थिति अगर बात किया जाए तो बहुत गंभीर थी। आप आज़ादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की पूरा विश्व, आप जान रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके पहले 1939 के बाद जो है कहानी है। तो इसके बाद आप जान रहे हैं कि एक बहुत ही दुनिया भर में गंभीर स्थिति थी। तो विश्व स्तर पे एक शांति की स्थापना के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाने के बहुत प्रयास किए जा रहे थे, और धीरे धीरे उपनिवेशवाद के पतन के फलस्वरूप नए देशों का भी निर्माण हो रहा था, उद्धार हो रहा था, और नए नए देश, नए लोकतंत्र कायम करने और कल्याणकारी, सबसे बड़ी बात, वेलफेयर स्टेट की स्थापना की एक चुनौती था लोगों के पास, कि कैसे हम एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकें। ठीक है। क्योंकि भारतीय संदर्भ में, जैसा कि आपको हमने बताया है, कि ब्रिटिश सरकार जो है बहुत, इस बात को आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है पूरी तरीके से, आप इस बात को जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार विभाजन के रूप में विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ी थी देश में, और स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रयास 1947 के बाद की राजनीति का मुख्य आकर्षण था। ठीक है। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व शांति और जनता की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास और गौरव को भी, यानी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गौरव को विकसित करने के लिए भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसे अधिक मजबूत बनाने के लिए इन्होंने, आपको पता है कि उपनिवेशवाद का भी विरोध किया इन्होंने। ठीक है। तो इस प्रकार इन लोगों ने एक स्वतंत्र विदेश नीति, देखिए विदेश नीति वस्तुतः एक राष्ट्रीय हित की नीति होती है। सबसे बड़ी बात, विदेश नीति जो है एक राष्ट्रीय हित की नीति होती है। राष्ट्रीय हित, जो अपना हित होता है। ठीक है। अब एक बात बताइए, 15 अगस्त 1947 के बाद राष्ट्रीय हित तो सोशल ही होगा ना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है ये। ठीक है। लेकिन लोगों ने इस कार्य को बखूबी से अंजाम दिया है और किया है। ठीक है। तो ये मुख्य कारण है, जैसा कि आपको हमने बताया। अब अगर मैं बात करूं, तो भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा था। मैं हिस्टोरिकल पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि भारतीय विदेश नीति का जो एक विचार है
सारे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना और शांति कायम करने करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि यह उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समावेशन को दर्शाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। और इसी को आप जो है फॉरेन पॉलिसी का भी संबंध बनाकर देखते हैं कि हाँ, यहीं से जो है भारतीय विदेश नीति की शुरुआत है। ठीक है, आर्टिकल 51 में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, भारतीय विदेश नीति की और जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो राज्यों द्वारा किए गए क्या प्रयास है फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना मेन ऑब्जेक्ट है। ये राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास, बहुत अच्छी प्रयास है। ठीक है, राष्ट्रों के बीच जो है आप देखेंगे कि मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो यह है कि राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का एक प्रयास है। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं। एवं राज्य एक दूसरे को परस्पर सहयोग करेंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का भी सम्मान करेंगे। ये सब ऑब्जेक्ट रहा है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का, विदेश नीति का। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देंगे। देखिए, राज्य का संबंध यहाँ देश से है। ठीक है, एक देश के बारे में बात किया जा रहा है। हमारे विदेश नीति में कुछ सिद्धांत हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे पंचशील सिद्धांत। नेहरू ने राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के, यानी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो राष्ट्र है, आपस में राष्ट्रों के मध्य एक शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व के संचालन के लिए 5 सिद्धांत निहित किए, जिन्हें हम पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। जैसे क्या क्या, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, जो रीजनल एक क्षेत्र है, और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। ठीक है, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना। ऐसा नहीं है कि मेरी बाउंड्री है तो मैं बोल दूं मेरी बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक ऐसी विचारधारा का निर्माण था पंचशील, ठीक है, जो एक दूसरे राष्ट्र को एक दूसरे से एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए कारगर साबित होगा। अनाक्रमण की नीति, कोई भी देश किसी भी देश पे नहीं करेगा आक्रमण वगैरह। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। क्योंकि देखिए, नेहरू का पंचशील सिद्धांत असल में इस बात पे बहुत अधिक जोर देता है। एक बात बताइए, आप विकास करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है विकास का कल्याणकारी। अब आप कल्याणकारी, आप विकास करना चाहते हैं, तो एक बात बताइए कि जो विदेश नीति है ये राष्ट्रीय हित की नीति है। अब जब राष्ट्रीय हित की नीति है तो आपके राष्ट्रीय हित में तो कोई दूसरा इंटरेस्ट रखेगा तो कैसे मामला सही होगा, विकास आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बात है कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना, समानता एवं पारस्परिक सहयोग पर बल, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं, आप जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो आप पता है कि भारत में पार्लियामेंट सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते आपको पता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो राष्ट्रीय हित यानी कि फॉरेन पॉलिसी का एक निर्माण होता है। ठीक है, ये अपने विचारों के अनुरूप उस समय की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कैसे देश को हम विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। ठीक है,
ये सब मूलभूत कारण था। तो मैं अगर बात करूं कि नेहरू के काल में, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काल चल रहा है, तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो ये है फॉरेन पॉलिसी है, वो कुछ 2014 से बहुत ही अलग हो गया है। तो इसे भी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेकर चल रहे हैं। तो नेहरू की विदेश नीति के आधारभूत मानक जो रहे हैं, कि क्या उनका एक मानक रहा है जिसके आधार पर उन्होंने अपने विदेश नीति का निर्माण किया था अपने कार्यकाल में। एक तो पहला तो स्वतंत्र विदेश नीति हो, ठीक है, कि किसी के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सबसे बड़ी बात। गुटनिरपेक्ष का मतलब यहाँ ये है, जैसे आप जानते हैं कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन लोगों के बीच शीत युद्ध चला, ठीक है। ये दोनों आपस में होड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ देशों को ये लोग अपने तरफ, कुछ देशों के अपने तरफ, यानी कि एक होड़ मचा हुआ है कि कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए, कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाए। तो जो भारत का एक पक्ष रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ये रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, ठीक है। औपनिवेशिक और पूर्व औपनिवेशिक देशों को समर्थन, ये भी रहा है। पड़ोसी और अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण विचारधारा या सहअस्तित्व। भारत की आर्थिक हित की सुरक्षा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भारत की सुरक्षा, ठीक है, ये रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ देशों के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। कि भारतीय विदेश नीति का कुछ देशों के साथ क्या एक विचारधारा रहा है। जैसे आप सॉरी नेहरू की विदेश नीति का एक अवलोकन की यदि बात की जाए, तो आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बट गया, ठीक है। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का समर्थन किया। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी रहा है शुरू में, उसका मैं एक मूल्यांकन कर रहा हूँ अवलोकन, क्या विचारधाराएं रही है उनकी, क्या स्टैंड रहा है। और उत्तर कोरिया को हमलावर बताया, लेकिन भारत की मुख्य चिंता बाह्य शक्तियों को टकराव में प्रवेश करने से रोकने की थी। कोरियाई युद्ध ने भारत की गुटनिरपेक्षता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के विश्वास का परीक्षण भी किया है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि भारत की विदेश नीति का जो एक मानक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो भारत ने चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव जारी रखा, और भारत ने चीन और सोवियत संघ के विरोध का सामना किया, क्योंकि उसने उत्तर कोरिया को प्रारंभिक हमलावर घोषित किया था। तो देखिए, विदेश नीति में मेरे कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है, ठीक है। हाँ, हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक विचार किया है और हम उसका पालन भी किया गया है, अभी उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको भारत चीन के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, भारत ने चीन के साथ संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से रोकने की कोशिश की है।
भारत ने चीन से लाओस तथा कंबोडिया के संदर्भ में निष्पक्षता की गारंटी हासिल की। भारत को ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस से भी आश्वासन मिला कि वे अमेरिका को लाओस तथा कंबोडिया में अड्डा नहीं बनाने देंगे। तो यहाँ सबको संतुलन करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इस सारे बातों के माध्यम से ये चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कुछ आंदोलन के बारे में। थोड़ा सा यदि मैं अमेरिका की बात करें कि उस समय की क्या विचारधारा, चूंकि ये अमेरिका और सोवियत संघ यही दोनों वर्चस्व में थे। भारत को टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भोजन और राष्ट्र निर्माण प्रथा जनतांत्रिक प्रयासों के लिए अमेरिका से मदद की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन कश्मीर संबंधी अमेरिकी नीति ने मित्रता की आशा समाप्त कर दिया था। कश्मीर के प्रति अमेरिका का जो रवैया था, जो विचारधारा था, वो कुछ अलग ही था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों की उपस्थिति की सूचना के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों का वर्चस्व था, ने पाकिस्तानी आक्रमण के भारतीय आरोप को टाल दिया। ठीक है, तो झुकाव अमेरिका से ज़्यादा सोवियत संघ की भी तरफ हुआ है। तो इसके कई पहलू हैं शुरुआत में। ठीक है, लेकिन इतना होने के बावजूद एक बात इंपॉर्टेंट था कि फिर भी भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों का विकास हुआ, क्योंकि अमेरिका प्रौद्योगिकी और मशीनों के क्षेत्र में अग्रणीय था। ठीक है, इसलिए हमें वहां अपना राष्ट्रीय हित देख के काम करना पड़ा है। ठीक है, सोवियत संघ के संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति नेहरू सरकार के झुकाव को देखा जा सकता है। नेहरू जी कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित झुकाव इनका था। सोवियत संघ ने भारत में अकाल के उस समय अनाज की सहायता भेजना शुरू किया जिस समय अमेरिका भारत की मदद नहीं कर रहा था। ठीक है, तो वर्ष 1955 से सोवियत संघ ने कश्मीर के प्रश्न पर भारत को पूरा समर्थन दिया और वर्ष 1956 से ही उसने सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दा पर भारत के प्रतिकूल प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं, ठीक है, कि सोवियत संघ यानी कि रसिया का, रूस का कैसा झुकाव है भारत के प्रति, एक सकारात्मक रवैया है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये तो हो गया संतुलन की बातें, थोड़ा सा गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करते हैं जो हमारे विदेश नीति का एक मानक था। ठीक है, देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं बात करूं गुट निरपेक्ष। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो ध्रुवों में विभाजित हो गया था, जो आपको मैंने बताया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी शक्तियों के साथ एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, नेहरू ने सोचा यदि एशिया और अफ्रीका के गरीब देश ऐसे सैन्य बलों में शामिल हो जाते हैं तो जो सिर्फ स्वयं के हितों की पूर्ति पर बल देते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, बल्कि सब कुछ जो उनके पास है वो भी वो खो देंगे। नेहरू वाकई में इनकी विचारधाराएं, भारत के प्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री, आपकी विचारधाराएं बहुत ही उज्जवल थी। सब कुछ खो देंगे। ठीक है, तो नैम जो है, ये नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन शत्रुता के बजाय शांति के विस्तार का एक प्रबल समर्थक है। देखिए कितनी बड़ी विचारधारा है ये शत्रुता नहीं है इसमें। जैसे अभी दो लड़ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देख रहे हैं दो ध्रुव में बटा हुआ है, कोई अमेरिका के साथ, कोई सोवियत संघ के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नैम जो है शत्रुता के बजाय एक शांति के विस्तार का प्रबल समर्थक है। इसलिए भारत, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों ने बगदाद संधि, मनीला संधि, सीटो और सेंटो में शामिल होने को मंजूरी नहीं दी, जो कि सैन्य बल के समर्थक थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत और अन्य नए स्वतंत्र राष्ट्र जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से
अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने और मजबूत करना चाहते थे, संघर्ष के प्रतीक का रूप था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यदि हम थोड़ा सा मूल्यांकन करें एक बहुत ही अच्छे शब्दों में, तो ये भारत के साथ साथ जो अन्य राष्ट्र, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जो अपनी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, उनके लिए एक प्रतीक का रूप था। समझ लीजिए ये आंदोलन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के सपने को पूरा करने के लिए भारत ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने एवं संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में मानव संसाधनों का योगदान करके, ठीक है, गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया। ठीक है। गुटनिरपेक्ष नीति की स्वीकृति के कारण विश्व के कई राष्ट्रों को नए संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि में पहचान मिला। ठीक है। एक देश एक वोट प्रणाली गुटनिरपेक्ष समूह को पश्चिमी गुट के वर्चस्व की जांच करने में सक्षम बनाती है। ठीक है। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत क्या है, उसे भी मैं बात करूं। ठीक है। इसमें जो है सिद्धांत से देखेंगे आप, तो क्या था सिद्धांत, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों का सम्मान करना। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सिद्धांत रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों का सम्मान करना, सभी राज्यों की संप्रभुता, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, देशों और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना, आपसी हितों, ठीक है, आपसी हितों और अधिकारों की पारस्परिक समानता के आधार पर साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा को प्रोत्साहन देना, राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बगैर, ठीक है, परवाह किए बगैर एक विकास की अवधारणा को बनाए रखना। ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, आपको हमने बता दिया, राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। उद्देश्य तो आपको हमने बताया ही है कि विश्व की राजनीति में एक स्वतंत्र रास्ता अपनाना, जिसका मतलब यह नहीं है कि प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में सदस्य देश तटस्थ रहेंगे, नहीं। स्वतंत्र निर्णय का अधिकार, सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र निर्णय का अधिकार और साम्राज्यवाद और नौ उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, और इन तीन बुनियादी तत्वों के साथ सभी बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों में संयम रखना, जो इसके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, ये तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया। अब भारत की विदेश नीति की जो अन्य देशों के साथ, पड़ोसियों के साथ क्या संबंध रहा है और अन्य देशों के साथ क्या संबंध रहा, उसको भी देखेंगे। जय हिंद।